नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एचएस स्टडी टॉक में। चलिए आज बात करेंगे कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 का जो गद्य भाग है उसकी बात अपन यहाँ पर कर रहे हैं। और गद्य भाग में भी अपन जो है आज पढ़ेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी को। देखें, पहले हमेशा की तरह ही अपन जो है राम वृक्ष बेनीपुरी के जीवन परिचय से इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, रामवृक्ष बेनीपुरी का जो जन्म है वो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ है। कब? 1899 ईस्वी को। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष जो है वो अभावों और कठिनाइयों और संघर्षों में बीता है। बचपन में माता पिता का निधन हो जाने के बाद में जीवन इनका शुरुआती जो जीवन था वो काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है। 10वीं तक की शिक्षा जो है प्राप्त करने के बाद में 1920 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से इन्होंने भाग लिया है। कई बार जेल भी गए हैं। उनका देहावसान जो है वो 1968 ईस्वी को हो जाता है। 1899 को जन्म होता है मुजफ्फरपुर बिहार में और मृत्यु 1968 ईस्वी को। 10वीं तक की शिक्षा पूरी करने के बाद में 1920 ईस्वी में स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए थे। ये कुछ बातें इसमें याद करनी है। इसके अलावा बात करें तो 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं जो है पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। 15 वर्ष की अवस्था के बाद में ही छपने लगी थी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार भी रहे हैं। उन्होंने अनेक दैनिक है, साप्ताहिक है, मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया है, जिसमें हो सकता है एक तरुण भारत था, किसान मित्र था, बालक था, युवक था, योगी था, जनता, जनवाणी और नई धारा। ये कुछ उल्लेखनीय जो है पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने संपादन कार्य किया था। चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पर ले लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे देखिए, गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा भी मिली है। उनका पूरा साहित्य जो है वो आपको एक ही पुस्तक में, जिसका नाम है बेनीपुरी रचनावली, उसमें आपको मिल जाएगा कि 8 खंडों में ये प्रकाशित है। 8 भाग उसके मिलेंगे, जैसे बेनीपुरी रचनावली भाग 1, बेनीपुरी रचनावली भाग 2, 8 भागों में आपको मिलेंगे। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। इनका एक उपन्यास है पतितों के देश में। इनका एक कहानी संग्रह भी है जिसका नाम है चिता के फूल। इनका एक नाटक है जिसका नाम है अम्बपाली। इसका एक रेखा चित्र भी है कि वो है माटी की मूर्तें। और एक यात्रा वृत्तांत है जिसका नाम है पैरों में पंख बांधकर। जंजीरें और दीवारें इनका संस्मरणात्मक रचना मानी जाती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ रचनाएं भी दी गई हैं, वो भी आपको याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। उनकी रचनाओं में जो है वो स्वाधीनता की चेतना है, बिल्कुल स्वतंत्रता की भावना देखने को मिलती है। मनुष्य की चिंता भी है और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या भी की गई है, ठीक है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। कलम का सिपाही जो है वो मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है और कलम का जादूगर कहा जाता है रामवृक्ष बेनीपुरी को, ठीक है। याद रहेगा, दोनों में अंतर आपको याद करना है, चाहे किसी भी परीक्षा की दृष्टि से हो। चलिए आगे चलते हैं। आगे अपन बात करेंगे विपाठ परिचय की। तो पाठ परिचय यहाँ पर काफ़ी बड़ा नहीं है, बिल्कुल सरल सा छोटा सा यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे अपना जो पाठ रहेगा वो रहेगा बाल गोविंद भगत। तो बाल गोविंद भगत कौन थे, किस प्रकार उन्होंने अपना जीवन जिया, किस प्रकार वे जो है पूरे गांव भर के लिए प्रसिद्ध रहे थे, उसमें किस प्रकार की भावना थी, वो सारी बातें जो है इस पाठ में अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर अपन परिचय की बात करते हैं। तो बाल गोविंद भगत रेखा चित्र जो यहाँ पर दिया गया है उसके माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। देखो 3 चीज़ें आपको इसमें याद करनी है। सबसे पहली बात कि मनुष्यता का भाव जो बाल गोविंद भगत में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, कैसे देखने को मिलता है, इस प्रश्न का जवाब अपन ढूंढेंगे पाठ में, ठीक है। इसके अलावा लोक संस्कृति का अगर प्रश्न आ जाए कि बाल गोविंद भगत के द्वारा कवि ने लोक संस्कृति को किस प्रकार स्पष्ट किया है, तो वो भी अपन बात करेंगे कहाँ पे, पाठ में बात करेंगे। सामूहिक चेतना की अगर बात करें, सामूहिक जागृति की अगर बात करें, तो वो भी जो है किस प्रकार सामूहिक जागृति लाते हैं, किस प्रकार सामूहिक चेतना का भाव उनमें था, इससे संबंधित भी एक प्रश्न बनता है। इसका मतलब अपने एक लाइन से यहाँ पर 3 प्रश्न बन रहे हैं। जो अपन प्रश्नों के उत्तर हैं वो अपन ढूंढेंगे कहाँ पे, पाठ में ढूंढेंगे, ठीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। कोई वेशभूषा पहन ले, सन्यासियों का सा वेश धारण करके
जो है घूमने लग जाए, मजीरे बजाने लग जाए, उससे कोई सन्यासी नहीं हो सकता है। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार से है कि मानव वो अपने अंदर किस प्रकार की भावनाएं रख के जो है अन्य मनुष्यों के साथ में जो है व्यवहार करता है, उससे पता चलता है कि वो कितना सन्यासी है, क्या उसमें सन्यासी का भाव है कि नहीं है, तो उनसे स्पष्ट होता है। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। बिल्कुल बाल गोविंद भगत है जो इसी आधार पे लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है, जो सामाजिक जो कुरीतियां हैं जो पुराने समय से चली आ रही हैं उन पर भी एक प्रहार की है। इस रेखा चित्र की विशेषता और है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की जो सजीव झांकी है वो देखने को मिलती है। तो ये भी यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़े वाला बन जाता है, 6 नंबर वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ बन जाता है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से कवि ने ग्रामीण जीवन की सजीव जो झांकी वो किस प्रकार प्रस्तुत की है, बाल गोविंद पाठ के आधार पे बताइए। तो ये यहाँ पर एक अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जो आपको याद करना है। ठीक है, इतनी बातें मेरे ख्याल से समझ में आई होंगी। आज जो है ये 5-6 मिनट का ही वीडियो बनेगा, ज़्यादा लंबा अपने नहीं खींचेंगे, क्योंकि जितना छोटा बनाएंगे, जो इतनी छोटी चीज़ें अपन याद करेंगे उतना ही ज़्यादा याद होएगा। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो आपको ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल इसी समय। थैंक यू।